दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रेमाराम परियार और आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। आपने डीएनटी समाज सुना होगा और डीएनटी समाज में जयपुर का महापड़ाव भी सुना होगा। उसके बाद कई वीडियो पुलिस द्वारा की गई बर्बरता को लेकर भी कई सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उस महापड़ाव में अग्रणी भूमिका में रहे। जब गांव रजलानी का नाम आता है तो एक शख्सियत का नाम पहले आ जाता है और वो है पारस गुजर। रजलानी के प्रशासक हैं, तेज हैं, युवा हैं और उनकी जब बात आती है और डीएनटी समाज की बात आती है, हाल ही में हुए जयपुर के अंदर महापड़ाव के दौरान पुलिस और लाठीचार्ज के बाद पारस गुजर से बात कर लेते हैं कि किस तरह की घटना थी, किस तरह का महापड़ाव था और क्या कार्य योजनाएं थी। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रेम जी। क्योंकि आपका परिचय तो देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप परिचय के मोहताज नहीं है। सर, सबसे पहले हम डीएनटी समाज विशेष तौर से कौन सी जातियां और आरक्षण को लेकर विशेष तौर से क्या भूमिका है और क्या स्ट्रक्चर है वर्तमान में? देखिए, डीएनटी ये इंग्लिश का वर्ड है। इसमें घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जो समुदाय है उसकी करीब 53 जातियाँ इसमें कंसीडर की गई, जिसमें मुख्यतः अपने यहाँ देवासी, उसके बाद बंजारा, गाड़िया लोहार, बावरी, नायक, भाट, राव, जोगी, नाथ, सिद्ध, नटिया, इस प्रकार की करीब ये 53 जातियाँ हैं जिनके साथ आज़ादी के 80 बरस बाद भी इस प्रकार का कुठाराघात किया जाता है। सरपंच साहब, जो अभी वर्तमान में सरकार में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है उसमें इस जातियों का क्या स्थिति है और क्या आधार है? देखिए, अभी ये जो जातियां हैं ये 3-4 कैटेगरी में आ रही है। अभी कुछ जातियां हैं ओबीसी में आ रही है, कुछ एससी में आ रही है और कुछ एमबीसी में आ रही है। लेकिन ये जो अब जातियां हैं ये चाहती है कि हमारा जो समुदाय है वो एक तरह का है, उसको एक ही कैटेगरी में रखा जाए और उसके लिए अलग से 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जहां ये अभी हैं वहां पर इनको वो उचित हक नहीं मिल पा रहा है जिसकी इनको जरूरत है। आपने जयपुर में एक महापड़ाव था, विशाल समुदाय जुटा, उसमें क्या बातचीत रही विशेष तौर से? देखिए, ये करीब 1 साल से इनका मूवमेंट चल रहा है और ये मूवमेंट पूरे राजस्थान में इन्होंने खड़ा किया। मैं इनके मूवमेंट का पहले दिन से सहभागी रहा और मेरी लगातार ये कोशिश रही कि वो वंचित लोग जिनको इतने बरस हो गए आज़ादी के बाद भी अगर उनको हक नहीं मिला तो हमें कुछ करना चाहिए। अगर हमने पढ़ाई करी है, अगर हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो क्यों ना संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई है वो इन लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारी जो सदन है, चाहे वो लोकसभा है चाहे विधानसभा है, उनके अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि जब मूक हो जाएं, जब वो अपनी सिर्फ पार्टी की बात करें, अपनी सरकार की लाइन से हट कर के कोई बात ना करना चाहे, तो हम लोग जो अभी सदन में नहीं है, हमारी कोशिश है कि हम सड़क पर इन लोगों के लिए संघर्ष करें। लगातार मैं इनके मूवमेंट का सहभागी रहा और इन्होंने करीब 1.5 महीने तक जेल भरो आंदोलन पूरे राजस्थान में चलाया। ज़िले भर के पूरे राजस्थान भर में ज़िले में इन्होंने कार्यक्रम किए और 1 जुलाई का इनका तय था कार्यक्रम कि हम जयपुर के अंदर महापड़ाव करेंगे। सरकार को सारी जो पॉइंट्स है उनके बारे में पता था, सारे ज्ञापन सरकार ने पढ़े हैं, बहुत बार सरकार और मंत्रिमंडलीय समिति के साथ वार्ता हुई, पूरी चीज़ें सरकार को पता थी और सरकार को ये भी पता था कि एक बड़ा हुजूम जो है 1 तारीख को जयपुर आने वाला। उसके बाद भी सरकार की व्यवस्थाएं माकूल नहीं थी और सरकार इस चीज़ को लेकर के मुझे बड़ा ताजुब होता है कि वो अधिकारी जो इन्होंने वहाँ खड़े तो कर रखे थे लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं था कि हम इस भीड़ को कंट्रोल कैसे करें। मतलब ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप भीड़ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागें या उनके ऊपर लाठीचार्ज करें, उनको यातनाएं दें, उनको प्रताड़नाएं दें। ये भीड़ को कंट्रोल करने का तरीका नहीं होता है। एक अच्छे अफसर का, एक अच्छी सरकार का ये कायदा बनता है कि अगर भीड़ आई है तो उसके मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों पर उस स्तर पे वार्ता होनी चाहिए। क्या चाहते हैं लोग ये चाह रहे थे, हम सब लोग वहाँ ये चाह रहे थे कि हमें मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव लेवल पे बात कराई जाए, लेकिन किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। 2 घंटे तक हमने इंतजार किया, उसके बावजूद हमने ये तक कह दिया लास्ट में कि चलो आज संभव नहीं है कि आप हैंड टू हैंड हमारी मीटिंग करवा सके, तो आप ऐसा कर लें, एक तारीख दे दें कि इस तारीख को आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमसे वार्ता करें। हमने ये कह दिया था, मैं खुद वहाँ मौजूद था, मैंने खुद ने कहा था, जो एडिशनल एसपी वहाँ आए थे, मैंने उनको कहा था, मैंने कहा
आप आज वार्ता नहीं करा सकते तो हमें तारीख दे दो, हम अपने लोगों को लेकर के घर चले जाएंगे, उस तारीख को आपसे वार्ता करने आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन्होंने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे, प्रकार से टारगेटेड कि यार ये पारस गुजर है, ये ज्यादा बोलता है, ज्यादा इन लोगों की बात करता है हक अधिकार की, इसको थोड़ी ज्यादा चूल मची है, इसको विधायक बनना है, इस प्रकार की भाषा बोल करके और विशेष कथित रूप से ये कहा मुझे कि पारस गुजर आजा तुझे विधायक बनाते। मैंने कहा अफसर ने आपको कहा कि आजा पारस तुझे एमएलए बनाते हैं, हाँ। तो आपको क्या लगा है कि एक अफसर के पास एमएलए बनाने का पावर होता है क्या? मैंने अभी एक कार्यक्रम था तो मैंने उसमें भी कहा, मैंने कहा उनके पास सामान नहीं है एमएलए बनाने का, एमएलए जनता बनाएगी, वो जिसको वोट करेगी वो एमएलए बनेगा और मेरी पार्टी के बड़े नेता बनाएंगे कि वो कहाँ से मुझे टिकट देते हैं, कहाँ से चुनाव लड़ाते, तब जाके मैं एमएलए बनूंगा। आपके पास एमएलए बनाने का सामान नहीं है, लेकिन आपने टारगेटेड कि यार ये ज़्यादा अच्छा नेता है, ज़्यादा बोलता है और लोगों के हक की बात करता है, तो इसको टॉर्चर करें। मैं कहना चाहता हूँ सरकारों से कि उस रात का जन्म नहीं और उस माँ का मैं खून नहीं जो मैं आपकी इन लाठियों से, इन डंडों से डर के जनता के हक और अधिकार की बात को छोड़ दूं। गुजर साहब, एक चीज विशेष तौर से पुलिस ने लाठियां बरपाई और हमने आपके कई वीडियो देखे हैं जिसपे आपके गहरे घाव भी बने हैं। विशेष तौर से सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जो वर्तमान की सरकार है, जो वोट और गाय की बात करती है और गरीबों के हक की बात करती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, लगभग राजस्थान नहीं पूरे देश की जनता अब समझ चुकी है जी। सरकार का जो मुखौटा था वो उतर चुकी, किस प्रकार से ये मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गाय, गरीब की बात करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब सत्ता पे आसीन हो जाते हैं तो इनके पास कोई रोड मैप नहीं होता गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्र और युवा के लिए कि कुछ कर सकें। देखिए आप 2014 से पहले अंबानी, अडानी कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए। और मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों के लिए सरकार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सोना महंगा हो गया, बाकी सारे खाने की चीज़ें महंगे हो गई, आप कोई मकान बनाएंगे, जो सामान आपको लाना है बाजार से वो महंगा हो गया। लेकिन अगर महंगा नहीं हुआ तो वो किसान की फसल के दाम बढ़े नहीं, वो महंगा नहीं हुआ। हमारी फसलों के दाम वही है। हम बार बार ये कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों को एक MRP तय की जाए कि आप इस रेट पे किसानों से उनका जो धान है, उनकी जो फसल है उसको खरीदेंगे, लेकिन मंडियों के अंदर किसान को भाव नहीं मिलता। और मैं तो कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि आप बार बार 2014 से लेकर के 22 तक ये कहते थे, अब पिछले 4 साल से वो आपकी बात कहाँ गई? आप कहते थे कि 2022 में इस देश का किसान को मुझे विकसित करना, इस देश के किसान को मुझे जो बिजनेसमैन के उनके बराबर लाके खड़ा करना है, जबकि हकीकत ये है। और जब हम अंदर खाने सेक्रेटरीट और इनकी अफसरशाही की गलियारों से ये बातें सुनते हैं कि इस किसान को, मजदूर को इतना कमजोर कर दो कि ये 2 वक्त की रोटी के लिए त्राईमाम करे और फिर जाएगा कहाँ, फिर प्रोटेस्ट करेगा कैसे? ये तो सिर्फ और सिर्फ इस जुगाड़ में लगा रहेगा कि मैं अपने खाने की व्यवस्था कैसे करूं, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे करूं, इसमें लगा रहेगा। तो ये ना तो आंदोलन कर पाएगा और न हमारे विरुद्ध कोई आवाज को मुखर कर पाएगा। इस प्रकार की सोच है सरकारों की। सरपंच साहब, विशेष तौर से अपन बात कर रहे हैं DNT समाज की, जो ये आंदोलन हुआ, आपको लगता है कि और भी आंदोलन और आगे की कार्य योजना को लेकर आप किस तरह से उस समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं और आगे क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर? निश्चित रूप से जब से मेरे शरीर के ऊपर उनकी लाठियां पड़ी है, उस दिन से, उस रात से, जब मैं जेल में गया, उस रात से मैंने ये प्रण ले लिया कि अब तो चाहे पारस गुजर के प्राण चले जाए, इस समाज की बेहतरी के लिए अगर मुझे अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो भी मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन इस आंदोलन से पीछे हटूंगा नहीं। इनके हक और अधिकार की बात करता रहूंगा और लड़ाई मजबूती से इनकी लड़ता रहूंगा। और हम 15 तारीख के बाद पूरी कोर कमेटी बैठ रहे हैं, मिल बैठ के ये तय करेंगे कि किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, ताकि ये जो वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, कमजोर लोग हैं, इनकी आवाज विधानसभा और लोकसभा में गूंजे और इन लोगों के हक और अधिकार के लिए सरकारें कोई नियम, कायदे, कानून बनाएं। सर, एक चीज हम और जानना चाहते हैं, क्योंकि आप युवा हैं और आप संघर्षशील भी हैं, वर्तमान में जो युवाओं की स्थिति है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? रोजगार सर्जन और युवाओं के भविष्य को लेकर आप क्या कहेंगे विशेष तौर से? अब देखो, जब रोजगार सर्जन की बात की जाती है सरकार से तो कहती है पकोड़े तलो, पकोड़े तलो रोजगार है। सब लोग अगर पकोड़े तल जाएंगे
तो फिर पकोड़ा खाने वाला कौन बचेगा। और जिस व्यक्ति ने डिग्री ली, डिप्लोमा लिया और जिसके माता पिता ने लाखों रुपए खर्च किए इस बात के लिए कि मेरा बेटा काबिल बनेगा, मेरा बेटा पढ़ लिख करके उस कुर्सी पे बैठेगा जो इस देश के लिए कुछ करेगी, हमारी बेहतरी के लिए कुछ करेगी, उन युवाओं को ये कहा जाता है कि आपने डिग्री डिप्लोमा ले लिया, आप पकोड़े तलिए। रोजगार कहीं नहीं है। रोजगार जो थे सारे प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया है। सारी सरकारी कंपनियां, सरकार की जितनी सरकारी उपक्रम थे वो सारे के सारे इन्होंने ठेका पद्धति पे दे दिया। और जहां पहले 40 कर्मचारी लगते थे अब वहां 8 कर्मचारियों से काम चलाया जा रहा है। 32 कर्मचारी जॉब लैप्स हो गए, तो वो कहाँ जाएंगे। ये हालात हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों के साथ कुठाराघात हो रहा है, पेपर लीक की घटनाओं से वो सुसाइड कर रहे हैं, और जब रोजगार नहीं मिल रहा और लगा हुआ रोजगार जब छीन लिया जा रहा, सरकारी जॉब तो बहुत दूर की बात है भैया, जो प्राइवेट जॉब थे वो भी छीन लिए जा रहे हैं, तो जो युवा लड़के और लड़कियां वो फांसी का फंदा अपने गले पे लगा रहे हैं। और हमें दुख है कि रोजगार के लिए इस देश का युवा सुसाइड कर रहा है। और विशेष तौर से वर्तमान हालातों को लेकर और सरकार के कार्यशैली को लेकर, क्योंकि राजस्थान के अंदर कई घटनाएं ऐसी हैं जहां पर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, कहीं पर रेप कर दिया जाता है, जहां पर ऐसा कहने को आता है कि बहुत बड़े क्राइम की जब बात आती है तो विशेष तौर से सरकारी हालातों को लेकर क्या कहेंगे। देखिए, राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश था और यहाँ हर कोई स्वच्छंद घूम सकता था। माताएं बहनें विशेषकर बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन वर्तमान हालात अगर हम देखें तो किस प्रकार से सरकार की जो प्रशासन और पुलिस के ऊपर है वो ढील दे दी गई है। पूरी तरह से कोई पकड़ नहीं है। प्रशासनिक अमला अपने हिसाब से काम कर रहा है, पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है। नेता जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो कोई प्रकार से इन अफसरशाही पे पकड़ नहीं बनाए हुए। और इसी का नतीजा है कि अफसर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और आज प्रदेश के अंदर अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। जगन गुजर को अजमेर जेल के अंदर मार दिया जाता है, जो सबसे हाई सिक्योरिटी जेल मारी जाती है। सरेआम गंगानगर जैसे शहर के अंदर, जिसको कभी धान का कटोरा कहा जाता था, पूरे प्रदेश के अंदर गंगानगर को इस नज़र से देखते थे कि यहाँ का जो गेहूं उत्पादित होगा, जो चावल उत्पादित होगा, वो पूरे राजस्थान में सप्लाई होगा और उससे राजस्थान के लोगों का पेट भरेगा। आज उस गंगानगर में अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ा है। एक 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों द्वारा रेप किया जाता है। ये घटनाएं हैं और चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। रात दिन हम देख रहे हैं कि लोग शूट आउट कर दे जा रहे हैं। और गनेड़ी की घटना आपने सुनी होगी कि किस प्रकार से लोगों के हौसले बुलंद हो गए कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र हनन अगर करना है तो उसको आप किसी प्रकार से टारगेट बना दो। और फिर पुलिस क्या जवाब देती है कि हमारे पास इसका कोई धारा नहीं है कि हम इस लड़की के ऊपर क्या एक्शन लें। बहुत दुर्भाग्य, ना संत सुरक्षित हैं, ना जेल में कोई कैदी सुरक्षित है, ना सड़क पे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना खेत में किसान सुरक्षित है, ना कोचिंग और स्कूलों के अंदर छात्र और युवा सुरक्षित है। धन्यवाद पाश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ थे रजलानी के प्रशासक पार्श गुजर, जिन्होंने अपने बेबाकी से विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी है। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो आप शेयर करें। नमस्कार।